Now, after seeing all these technologies, now हम देखते हैं कि पूरे वर्ल्ड में ऐसी कितनी सारी कंपनीज हैं। पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी कंपनीज ने बहुत सारी रिसर्च किया 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजीज के ऊपर, डिफरेंट डिफरेंट 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजीज के ऊपर, जिनको कि हम लोग ने देख चुके हैं। बट इनमें से जो सबसे ज्यादा यूज में आने वाली टेक्नोलॉजी है वो है FDM, यानी कि फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग, या FFF यानी कि फ्यूज्ड फैब्रिकेशन मेथड। ये जो टेक्नोलॉजी है ये काफी वाइडली, काफी रेडिली, इजीली और कमर्शियली अवेलेबल टेक्नोलॉजी है। अगर हम रेयरनेस के टर्म पे बात करें तो EBM बहुत ही रेयरली यूज्ड टेक्नोलॉजी है, जो कि बहुत ही अपर लेवल की कंपनीज यूज करती हैं, जैसे कि जनरल इलेक्ट्रिक हो गई, नासा हो गया। देन as we come down towards DMLS, then SLS, SLA, DLP, and then FDM. FDM is the commercially used technology, जिसको कि बहुत सारे लोग आजकल की दुनिया में यूज कर रहे हैं। इवन इन द हाउसहोल्ड this technology is being used by many people for preparing different parts, for learning different technologies, for making different parts in the schools, labs, and even in the engineering and design sector. So internationally there are very big companies involved in the development and in the manufacturing of these 3D printers, such as General Electric, HP ने हाल ही में पॉलीजेट मशीन्स, यानी कि जो इंकजेट मशीन्स हैं 3D प्रिंटिंग की, वो डेवलप किए हैं। जनरल इलेक्ट्रिक काफी पहले से रिसर्च करते आ रही हैं इन टेक्नोलॉजीज के ऊपर। सबसे पहला जो प्रिंटर प्रिपेयर किया था वो था स्ट्रैटासिस ने, देन 3D सिस्टम्स थे उनके साथ, एंड उसके बाद आए फॉर्म लैब्स। ऐसे करते करते कई सारी कंपनीज इवॉल्व हुई, कई सारी कंपनीज बनी, उन्होंने 3D प्रिंटर्स पे रिसर्च किया। देन ये टेक्नोलॉजी इंडिया पर शिफ्ट हुई। इंडिया में कई सारे कंपनीज इस पे वर्क कर रहे हैं, जिनमें से कुछ नाम मैं बताना चाहूंगा आपका: डिवाइड बाय जीरो, फ्रैक्टर वर्ड्स, ग्लोबल 3D लैब्स, वर्ल्ड ऑफ लिलीपुट, प्रोटोसिस। इनमें से कुछ और भी हैं, जैसे मेक 3D है। मेक 3D काफी बड़े बड़े 3D प्रिंटर्स बना रही हैं इंडिया में, और काफी हाई स्केल पर बना रहे हैं। उनके 3D प्रिंटर्स काफी ज्यादा सेल होते हैं पूरे इंडिया में। एका, जो कि मैंने DLP में आपको एक प्रिंटर शो किया था पिक्चर, ये भी मेक 3D के द्वारा ही बनाया गया है। इंटरनेशनली प्रूसा एकमात्र ऐसी कंपनी है जिन्होंने सबसे ज्यादा FDM 3D प्रिंटर सेल किया है वर्ल्ड वाइड। 2017 में 1 मिलियन यूनिट सेल हुए थे उनके। अभी तक उन्होंने अप्रोक्सीमेटली 10 मिलियन यूनिट्स, यानी कि 1 करोड़ 3D प्रिंटर्स उन्होंने अब तक सेल कर चुके हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। सबसे बड़ी कंपनी तो मैं नहीं कहूंगा, बट हाँ, छोटे प्रिंटर्स को लेकर के सबसे ज्यादा सेल करने वाली कंपनी प्रूसा प्रिंटर्स ही थी। इंडिया में वर्ल्ड ऑफ लिलीपुट का काफी अच्छा सेल है, काफी अच्छा उन लोगों ने मार्केट कैप्चर किया हुआ है। उनका साथ दे रहे हैं मेक 3D। मेक 3D मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स पूरे इंडिया के इंस्टीट्यूशंस में प्रोवाइड कर रहे हैं 3D प्रिंटर के तौर पे। वर्ड्स, अब हम कैसे सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा 3D प्रिंटिंग सिस्टम हमें अपनाना चाहिए या यूज करना चाहिए, ये कैसे तय होगा? तो ये तय होगा डिफरेंट फंक्शंस के द्वारा, या कौन सा फंक्शन हमें चाहिए, या कौन सा अपीयरेंस या कौन सा फिनिश हमें चाहिए। तो अगर फंक्शन की बात करें तो फॉर्म और फिट के अकॉर्डिंग, अगर हमें लो टॉलरेंस चाहिए तो हम FDM यूज कर सकते हैं, हाई टॉलरेंस चाहिए तो मटेरियल जेटिंग या SLA DLP, मीडियम टॉलरेंस यानी कि 0.3 mm का टॉलरेंस अगर नीडेड है या चल जाएगा तो SLS यूज कर सकते हैं। बट हाई टॉलरेंस के लिए हम लोग मटेरियल जेटिंग या SLA DLP यूज करते हैं, क्योंकि उसमें काफी अच्छा प्रोडक्ट बनके हमें मिलता है।
सेम अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो अगर लो स्ट्रेंथ या एवरेज स्ट्रेंथ चलेगा तो we can use FDM type of 3D printers. If we need medium type of strength that which varies from 30 to 85 megapascal of capacity, then we can use SLS type of 3D printers. And if we want high strength materials which has very high strength, then we can use FDM with fiber reinforced जिसमें कि फाइबर होता है और वो फाइबर्स मटेरियल्स को आपस में काफी अच्छी तरीके से बाइंड करता है जिसकी वजह से स्ट्रेंथ आता है। देन बाइंडर जेटिंग जिसमें कि हम लोग मेटल पार्ट प्रिपेयर करते हैं एंड DMLS या SLM यूज कर सकते हैं। अगर वही हमें केमिकली रेजिस्टेंस मटेरियल चाहिए तो वो हम लोग SLS से प्रिपेयर कर सकते हैं। हीट रेजिस्टेंस या फ्लेम रेजिस्टेंस चाहिए तो वो भी हम लोग SLS या फिर SLA-DLP से प्रिपेयर कर सकते हैं। बट अगर हमें बायोकम्पैटिबल या फूड सेफ चाहिए जो कि डिकम्पोजेबल हो, बायोडिग्रेडेबल हो, देन वी विल यूज DMLS, FDM, और in SLA also some type of biodegradable materials can be prepared. If we want high elongation और वो थोड़ा सा इलास्टिक मटेरियल चाहिए तो we can use SLA और FDM. If we want soft or rubbery type of materials, then we can use material jetting or SLA type of machines. Through this soft or rubbery type of materials means we can prepare tires, we can prepare flexible materials, flexible balls. And if we talk about visual appearance, then if we need smooth surface with acceptable supports, यानी कि जब हम प्रिपेयर करते हैं पार्ट्स को तो उनके कुछ एरियाज को प्रॉपर बाइंडिंग देने के लिए, प्रॉपर स्ट्रेंथ देने के लिए, ताकि वो पार्ट का एरिया अच्छे से प्रिपेयर हो जाए, कुछ सपोर्ट्स बनते हैं। और जब हमारा पार्ट प्रिपेयर हो जाता है तो हम सपोर्ट्स को निकालते हैं। आपने वीडियोस में कई जगह देखा है, उनको कट करके निकाला जाता है। तो अगर वो सपोर्ट्स के मार्क्स एक्सेप्टेबल है कि नहीं, चलेगा। अगर सपोर्ट्स के मार्क्स रह भी जाते हैं तो भी चलेगा, तो हम लोग SLA-DLP लेंगे। अगर नहीं चलेगा, अगर हमें सपोर्ट के मार्क्स नहीं चाहिए तो हम लोग मटेरियल जेटिंग की तरफ जाते हैं। सेम अगर हमें ट्रांसपेरेंट मटेरियल चाहिए विद सपोर्ट मार्क्स वी कैन यूज SLA-DLP, विदाउट सपोर्ट मार्क्स वी कैन यूज मटेरियल जेटिंग। अगर टेक्सचर की बात करें तो बहुत टाइप के टेक्सचर्स आते हैं। मेटालिक टेक्सचर्स आते हैं, वुडन टेक्सचर्स आते हैं, रबर टेक्सचर्स आते हैं। रबर टेक्सचर्स के लिए हम लोग SLA-DLP यूज करेंगे। मेटालिक एंड वुडन टेक्सचर्स के लिए हम लोग FDM यूज कर सकते हैं। देन अगर हमें कलर टाइप चाहिए, काफी ज्यादा कलर चाहिए, तो सैंडी कलर चाहिए, बाइंडर जेटिंग यूज कर सकते हैं जिसमें कि सैंड के थ्रू मटेरियल्स प्रिपेयर किए जाते हैं। पॉलीमर चाहिए तो मटेरियल जेटिंग यूज कर सकते हैं। अब बात आती है कि जनरल प्रिंटिंग प्रोसीजर क्या होता है, कैसे हम लोग प्रोसीड करते हैं एक 3D प्रिंटिंग की ओर। तो हर 3D प्रिंटिंग का एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि एक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर पर, एक 3D CAD डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर पर हम अपना 3D डिजाइन प्रिपेयर करते हैं, हम अपना 3D मॉडल प्रिपेयर करते हैं। देन उस 3D मॉडल को प्रिपेयर करने के बाद, जैसे MS वर्ड में हमारे पास सेव एज में ऑप्शन आता है PDF या डिफरेंट फॉर्मेट्स में सेव करने का, वैसे ही 3D डिजाइन सॉफ्टवेयर में भी अलग अलग फॉर्मेट्स में सेव करने का ऑप्शन आता है। उसमें से एक ऑप्शन होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ वही फॉर्मेट यूज होता है सारे 3D प्रिंटर्स में, वो है .stl। STL का फुल फॉर्म होता है स्टीरियोलिथोग्राफी। .stl फॉर्मेट में हम लोग उस डिजाइन को सेव करते हैं। देन वो .stl फाइल हम लोग अपने स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर पर, स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर यानी कि जितने भी 3D प्रिंटर के सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें उसको इंपोर्ट करते हैं। उसको इंपोर्ट करने के बाद प्रॉपर सेटिंग्स वगैरह सेट करके उसको G कोड में कन्वर्ट करते हैं। G कोड ही एक ऐसा कोड है
जो कि सारे सीएनसी मशीन्स इंक्लूडिंग 3D प्रिंटर्स, बाय सेइंग सारे इंडस्ट्रियल लेवल के सीएनसी मशीन्स एंड दिस 3D प्रिंटिंग मशीन्स आल्सो दे एक्सेप्ट ओनली जी कोड, यानी कि जो मशीन लैंग्वेज की बात करते हैं हम लोग, जब कंप्यूटर्स हम लोग पढ़ते हैं तो मशीन लैंग्वेज एक टर्म होता है। ये जी कोड वही मशीन लैंग्वेज का भाषा है जो कि ये सिस्टम्स, ये सीएनसी मशीन्स अंडरस्टैंड करते हैं। देन इस जी कोड को हम लोग 3D प्रिंटर के अंदर एक SD कार्ड के थ्रू या एक केबल के थ्रू हम लोग पुट करते हैं, एंड आफ्टर दैट वी विल प्रिपेयर द प्रिंटर फॉर द प्रिंटिंग एंड वी कैन develop the desired object. As I said, developing CAD design, we can develop it through various different softwares including SolidWorks, Fusion 360, CATIA, Inventor, बहुत सारे। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि कौन कौन से हैं। देन उसको प्रिंटेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, STL और OBJ, AMF, 3MF, बट इसमें से मोस्टली STL ही यूज किया जाता है। आफ्टर दैट वी विल स्लाइस इट डाउन और जी कोड जनरेट करेंगे। स्लाइस करने के लिए कई सारे प्रिंटर्स के खुद के भी सॉफ्टवेयर होते हैं, या फिर जो यूनिवर्सल सॉफ्टवेयर होते हैं वो है क्यूरा, क्राफ्टवेयर, स्लाइसर 3D एंड KIS स्लाइसर। इन सॉफ्टवेयर के थ्रू हम अपने डिजाइन को स्लाइस डाउन करके उसका जी कोड प्रिपेयर कर सकते हैं। उस जी कोड को हम लोग मशीन के अंदर एक्सपोर्ट करेंगे केबल के द्वारा या फिर SD कार्ड के द्वारा। देन मशीन को हम लोग प्रीहीट करेंगे। प्रीहीट का मतलब है जो भी मटेरियल हमें प्रिंट करना है, चाहे वो कोई भी प्लास्टिक मटेरियल हो, उसको प्रिंट करने से पहले हम लोग मशीन को रेडी करते हैं। रेडी करने के लिए हम लोग उसका बेड टेम्परेचर सेट करते हैं, नोजल टेम्परेचर सेट करते हैं एंड उसको ऑन कर देते हैं सो दैट कि वो अपना ऑप्टिमम टेम्परेचर रीच कर जाए। जैसे ही रीच करता है मशीन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है और पार्ट को प्रिंट करना स्टार्ट कर देता है, एंड देन हमारा पार्ट बनके रेडी हो जाता है। आफ्टर दिस वी विल सी द different advantages and disadvantages of 3D printing methods. So in FDM it is very low cost and cheap type of machines और inexpensive in nature, काफी ज्यादा मिलने वाला मशीन है, कमर्शियली अवेलेबल है और काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ मटेरियल्स या काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ ऑप्शंस हैं हमारे पास मटेरियल के इसके साथ प्रिंट करने के लिए, और काफी ड्यूरेबल भी होता है और मैकेनिकली स्ट्रेंथ ऑब्जेक्ट्स हमें मिलते हैं। इसका माइनस पॉइंट क्या होता है, इससे हमें लोअर क्वालिटी के ऑब्जेक्ट्स भी मिल सकते हैं और इसके बनाए हुए ऑब्जेक्ट्स में जो लेयर्स होते हैं उन लेयर्स के रेशे या लाइंस जो है वो विजिबल होता है, जो कि बाद में पॉलिश करके आप निकाल सकते हैं या उसको भी पोस्ट प्रोसेस के थ्रू तैयार कर सकते हैं। इन FDM के थ्रू मोस्टली हम लोग प्लास्टिक टाइप ऑफ मटेरियल्स ही प्रिपेयर करते हैं। सैंडी या वुडन फिनिश वाले मटेरियल्स बहुत लेस यूज होते हैं, बट लार्जली जो है प्लास्टिक मटेरियल्स के ऑब्जेक्ट्स जो है प्रिंट होते हैं। देन SLS में फायदा क्या होता है कि हमें हाई क्वालिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मिलता है बट थोड़ा सा रफी फिनिश होता है उसमें, जिसमें कि सपोर्ट स्ट्रक्चर का नीड नहीं होता है। FDM में सपोर्ट स्ट्रक्चर का नीड होता है। SLS भी काफी ड्यूरेबल होता है, काफी मैकेनिकली स्ट्रेंथ होता है। SLS थोड़ा सा एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है, इसके मशीन्स बहुत ही एक्सपेंसिव आते हैं, बट इसकी मटेरियल्स यानी कि जो पाउडर्स होते हैं SLS में, जो पाउडर्स यूज करते हैं हम लोग पार्ट को बनाने के लिए, वो थोड़े से चीप होते हैं, थोड़ा सा सस्ता होता है वो। अब मेटल 3D प्रिंटिंग में आते हैं। मेटल 3D प्रिंटिंग में SLM या EBM में काफी अच्छा एबिलिटी होता है स्टैंडर्ड मेटल्स को प्रिपेयर करने का, बट सिर्फ और सिर्फ इसमें यही नुकसान है कि ये मशीन्स बहुत ही महंगे होते हैं, बहुत ही मीन्स बहुत ज्यादा महंगे होते हैं।
इन क्रोर्स इनकी वैल्यूज होती है और इनका मटेरियल भी कमर्शियली उतना अवेलेबल नहीं होता है, बहुत ही मुश्किल से इनके मटेरियल्स मिलते हैं। देन अगर हम बात करें एसएलए या डीएलपी की, एसएलए डीएलपी से काफी हमें अच्छा स्मूथ फिनिश का ऑब्जेक्ट मिलता है, काफी अच्छा क्वालिटी होता है उसका, काफी डिटेल्ड ऑब्जेक्ट होता है और काफी शाइनी या स्मूथ फिनिश मिलता है। बट एक नुकसान है कि इसके ऑब्जेक्ट्स थोड़े से ब्रिटल होते हैं, यानी कि अगर थोड़ा सा भी हम उसको टेढ़ा करेंगे तो टूट सकता है। बट हाँ, ये चीज हम लोग अवॉइड कर सकते हैं थोड़ा सा फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ मटेरियल्स यूज करके, जो कि काफी ड्यूरेबल होता है। अगर हम लोग फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ मटेरियल्स यूज करके इससे प्रिपेयर कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को एसएलए के थ्रू, तो वो थोड़ा सा ब्रिटलनेस उसमें बहुत कम हो जाता है। इसमें हम लोग हमेशा रेजिन्स का इस्तेमाल करते हैं। रेजिन्स वो लिक्विड मटेरियल्स होते हैं जिनको कि हम लोग मशीन में पोर करते हैं, और रेजिन्स जो है थोड़े महंगे आते हैं, और प्रिंटर जो है थोड़ा सा मतलब सस्ता भी आता है, महंगा भी आता है, जैसा आपको चाहिए, जिस वॉल्यूम का आपको चाहिए उस वॉल्यूम का मिल जाएगा। मटेरियल जेटिंग, मटेरियल जेटिंग में हमें कलर्स के ऑप्शंस बहुत सारे मिलते हैं। सेम एफडीएम में भी हमें कलर्स के ऑप्शन बहुत मिलते हैं, एक साथ हम लोग काफी कलर्स के ऑब्जेक्ट्स एक साथ बना सकते हैं कई सारे नोजल्स का यूज करके। सेम मटेरियल जेटिंग में भी है, मटेरियल जेटिंग में भी हम लोग ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ कलर्स या मल्टीपल कलर्स को एक साथ, मल्टीपल कलर के ऑब्जेक्ट्स को एक साथ हम लोग प्रिंट कर सकते हैं या बना सकते हैं। इसमें भी काफी अच्छा क्वालिटी, काफी स्मूथ सरफेस मिलता है। बट ये फास्ट होता है, बट एज कंपेयर टू बाइंडर जेटिंग, मटेरियल जेटिंग थोड़ा सा स्लो होता है। बाइंडर जेटिंग सबसे फास्ट होता है। एंड इसमें भी हमें जो है माइनस पॉइंट जो है वो है ब्रिटल फिनिश्ड पार्ट मिलता है, बट वो क्योर किया जा सकता है यूवी लाइट के अंडर पार्ट को रख करके। कुछ देर हम लोग यूवी लाइट के अंदर पार्ट को रख देंगे तो हमारा पार्ट जो है उसमें ब्रिटलनेस काफी नेग्लिजिबल हो जाए। इसके थ्रू भी हम लोग प्लास्टिक, मेटल या सैंडी टाइप या सेरामिक मटेरियल्स, कंपोजिट मटेरियल्स भी हम लोग बाइंडर जेट के थ्रू प्रिपेयर कर सकते हैं। देन अब बात करते हैं कि 3D प्रिंटिंग में अलग अलग मटेरियल्स कौन कौन से आते हैं, कौन से 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में किस टाइप का मटेरियल यूज होता है। तो मटेरियल्स बेसिकली 3 कैटेगरी में बांटा गया है। वन इज द पॉलीमर्स, सेकेंड metals and third others यानी कि composite या sandy type of materials. In polymers there are thermoplastic based materials and second is the thermoset materials. Thermoplastic means जो पिघल जाए या पिघले हुए मटेरियल्स जो सॉलिडिफाई हो जाए। In thermoplastics there are two materials being used, one is the filaments and second is the resins. Resins which is used for the SLS and filaments which is used for the FDM or triple F. In thermosets there is also resins, but it is totally different from the resin of thermoplastic. In this the plastic gets polymerized and it is used in the SLA, DLP and material jetting type of 3D printing technology. Then comes the metals or metallic powders. Metallic powders such as iron powders, copper powders, steel powders, mild steel powders, titanium powders are readily and commercially available in the market, and these powders are being used for the DMLS or SLM or binder jetting type of 3D printing machines. Third is the other type of materials such as composites, fibers, polycarbonates, sandy materials. These type of materials are being used in the binder jetting. काफी रेयरली मिलने वाले मटेरियल्स हैं ये, और काफी रेयरली यूज्ड 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी भी है। नाउ अब हम लोग देखते हैं कि एफडीएम में किस तरीके के मटेरियल्स मिलते हैं। जनरली एफडीएम के जितने भी मटेरियल्स हैं उनको फिलामेंट्स कहा जाता है,
या 3D प्रिंटिंग फिलामेंट्स कहते हैं, और वो एक रील के फॉर्म में हाफ kg, 1 kg, 2 kg, 5 kg के रील्स में वो लोग मार्केट में मिलते हैं। एफडीएम के फिलामेंट्स, अब एफडीएम के मटेरियल्स में इसलिए आप लोग को काफी अच्छे से बता रहा हूं क्योंकि काफी वाइडली यूज्ड टेक्नोलॉजी है, और यही टेक्नोलॉजी हम लोग आगे चल के काफी डीप में लर्न करेंगे या सीखेंगे। एफडीएम में काफी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल यूज होते हैं, जिसमें कि पीएलए, पॉलीएक्टिक एसिड, एबीएस, अक्राइलोनाइट्राइल, ब्यूटाडाइइन, स्टायरीन, ये प्लास्टिक के दोनों वेरिएंट्स हैं। देन हम आते हैं पेटजी या HIPS पर। I would request the participant to please put off your mic. So then comes the PETG, polyethylene materials, HIPS, high impact polystyrene materials, then flexible materials, that is TPE, TPU, polycarbonate, metal based, कार्बन फाइबर बेस्ड एंड वुड बेस्ड। जो लास्ट के 3 मटेरियल्स है उनमें प्रॉपर मेटालिक मटेरियल्स नहीं होते, सिर्फ उनका टेक्सचर हमें इन फिलामेंट्स में मिलता है। थोड़े बहुत अमाउंट्स उनमें फ्यूज किए जाते हैं मेटल, कार्बन एंड वुड के, बट प्रॉपरली फ्यूज नहीं होते, सिर्फ टेक्सचर वाइज उनको दिया जाता है। इन सारे मटेरियल्स का अलग अलग क्राइटेरिया है प्रिंटिंग का, और अलग अलग यूज केस भी है विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज। इफ वी टॉक अबाउट, बहुत आसानी से मिल जाता है मार्केट में, बहुत सस्ता भी होता है, बायोडिग्रेडेबल होता है, और काफी इजीली इससे हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। तो जो बेसिक पैरामीटर होता है 3D प्रिंटिंग के लिए, whenever we will use PLA, then the nozzle temperature should be between 175 to 220 degrees Celsius, and the bed temperature should be between 60 to 90 degrees Celsius. And it is used for the consumer products, or to say engineering design products. So then comes the ABS. ABS is the highly used plastic material. Nowadays, most of the plastic parts are being made through ABS material only. इसमें अच्छा इम्पैक्ट रेजिस्टेंट होता है, हीट रेजिस्टेंट होता है, काफी ड्यूरेबल मटेरियल है। ABS के लिए नोजल टेम्परेचर हम लोग 230 से 260 डिग्री सेल्सियस रखेंगे, एंड बेड टेम्परेचर 80 से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में। इससे हम लोग काफी सारे फंक्शनल पार्ट्स बना सकते हैं। देन पेटजी काफी फ्लेक्सिबल एंड ड्यूरेबल मटेरियल है। इसका नोजल टेम्परेचर 230 से 250 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखा जाता है, एंड बेड टेम्परेचर इसके लिए हम लोग 75 टू 90 डिग्री सेल्सियस के बीच में यूज करते हैं। पेटजी और TP-TPU भी तीनों एक फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ मटेरियल है, बट TP-TPU हाईली फ्लेक्सिबल होते हैं, काफी रबरी टाइप ऑफ फिनिश मिलता है उसमें। Then comes the HIPS, high impact polystyrene. With this we can prepare high impact and high impact resistant material. ये मटेरियल्स डिसॉल्वेबल होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं, और हीट रेजिस्टेंट भी होते हैं। इन मटेरियल्स को प्रिंट करने के लिए हमें नोजल टेम्परेचर 220 से लेकर के 250 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखना होता है, एंड बेड टेम्परेचर 80 से 110 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखना होता है। इससे हम लोग कई सारे सपोर्ट स्ट्रक्चर्स प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर आता है हमारा फ्लेक्सिबल मटेरियल्स। काफी एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल होते हैं, इलास्टिक भी होते हैं, सॉफ्ट भी होते हैं, और फटीग रेजिस्टेंट भी होते हैं। इन मटेरियल्स को प्रिंट करने के लिए हमें नोजल टेम्परेचर को 195 टू 230 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखना होता है, सेम बेड 60 टू 90, एंड इससे हम लोग काफी सारे इलास्टिक पार्ट्स, फ्लेक्सिबल बॉल्स एंड वियरेबल्स यानी कि जो हम लोग घड़ी पहनते हैं आजकल के स्मार्ट वॉच में, जो बैंड्स होते हैं, उस तरीके के बैंड्स हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। देन आता है हमारा पॉलीकार्बोनेट।
पॉलीकार्बोनेट काफी हाई स्ट्रेंथ का मटेरियल होता है, काफी हाईली इंपैक्ट रेजिस्टेंट होता है और हीट रेजिस्टेंट होता है। इस टाइप के मटेरियल्स को हमें नोजल टेम्परेचर 260 से 315 के बीच में रखना होता है एंड बेड टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है इसके लिए 80 टू 130 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि आप लोग जानते होंगे पॉलीकार्बोनेट काफी इम्पैक्ट रेजिस्टेंट होता है, उस पर इम्पैक्ट काफी वर्क नहीं करता है, कितना भी ज्यादा लोड देंगे तो वो उतना टूटता नहीं है। कई सारे बुलेट प्रूफ कार्स में एंड बुलेट प्रूफ एप्लीकेशंस में पॉलीकार्बोनेट्स का यूज होता है, इसीलिए इसको हाई टेम्परेचर पर इसको ऑपरेट किया जाता है और इससे भी हम लोग कई सारे हाई स्ट्रेंथ के फंक्शनल पार्ट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। देन आता है हमारा मेटल बेस्ड फिलामेंट्स, जिसमें कि मैंने बताया कि सिर्फ टेक्सचर वाइज होता है। तीनों में मेटल, कार्बन एंड वुड में हमारा जो बेड टेम्परेचर है ऑलमोस्ट सेम रहता है 45 टू 60 के बीच में। मेटल में हमें मेटल फिनिश मिलता है, वुडन में हमें वुडन फिनिश मिलता है। सारे तीनों मटेरियल्स थोड़े से स्ट्रॉन्गर होते हैं पीएलए से। मेटल के लिए हमें नोजल टेम्परेचर 190 टू 220 चाहिए, कार्बन के लिए 200 टू 230, वुड के लिए 190 टू 220। मेटल हम लोग यूज कर सकते हैं ज्वेलरी टाइप ऑफ आइटम्स प्रिपेयर करने के लिए, एंड देन कार्बन फाइबर वाले को हम लोग यूज कर सकते हैं फंक्शनल या किसी रिजिड पार्ट्स को इस्तेमाल करने के लिए या बनाने के लिए। वुडन बेस्ड फिलामेंट्स हम लोग यूज करते हैं होम डिकोर या फैशन टाइप्स ऑफ आइटम्स प्रिपेयर करने के लिए, जो कि हम लोग काफी फैशन इंडस्ट्री या गिफ्टिंग इंडस्ट्री इसको यूज करती है, वुडन बेस्ड फिलामेंट्स। देन आता है हमारे रेजिन्स। रेजिन्स हमेशा ही आपको बॉटल में मिलेंगे, लिक्विड फॉर्म में, कई सारे कलर वेरिएंट्स में आपको मिलेंगे, कई सारे स्ट्रेंथ वाइज या आपको अगर कहें इम्पैक्ट रेजिस्टेंस वाइज ये डिफर करते हैं, अलग अलग रेंजेस होते हैं इनके, अलग अलग रेट्स होते हैं इनके। पीएलए एबीएस में भी सेम केस है। एफडीएम में पीएलए काफी सस्ता मिलने वाला मटेरियल है, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे यानी कि वुडन बेस्ड, मेटल बेस्ड और पॉलीकार्बोनेट में थोड़ा सा महंगे हो जाते हैं। पीएलए में भी अगर आपको बहुत ही अच्छा फिनिश चाहिए तो वो थोड़ा सा महंगा आता है। सेम गोज विद एबीएस एंड देन metal, carbon, wood. These all are expensive filaments for the FDM 3D printer. Then जैसा कि हमने बताया था कि रेजिन्स हम लोग SLA DLP के लिए काफी ज्यादा यूज करते हैं, बाइंडर जेटिंग या मटेरियल जेटिंग के लिए काफी कम यूज होता है। तो SLA DLP में जब भी हम लोग रेजिन्स यूज करते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि काफी ज्यादा वैरायटी में यूज होता है ये, और जनरली डेंटिस्ट इसको बहुत यूज करते हैं। ज्वेलरी के आइटम्स बनाने के लिए बहुत यूज किया जाता है डीएलपी में। ये है हमारे फिलामेंट के रील्स, जो कि काफी अलग अलग वेरिएंट्स में, काफी अलग अलग कलर्स में, अलग अलग टेक्सचर्स में आपको मिलेंगे। जिस टाइप का फिनिश चाहिए, लो फिनिश चाहिए आपको लो फिनिश का मिलेगा, हाई फिनिश चाहिए हाई फिनिश का मिलेगा। देन हमारे आते हैं मेटालिक 3D प्रिंटिंग पाउडर्स, जो कि हमने बताया कि काफी अलग अलग मेटल्स के पाउडर्स ऑलरेडी अवेलेबल मिलते हैं, बट बहुत ही रेयर होते हैं, ये सब उतना ज्यादा अवेलेबल नहीं होता है मार्केट में। इसमें निकेल और स्टील काफी ज्यादा यूज होने वाला मटेरियल है, जो कि एरोस्पेस इंडस्ट्री में टरबाइन का हॉट सेक्शन बनाने में, ब्लेड्स बनाने में, गैस टरबाइन के कंपोनेंट्स बनाने में एंड कोरोजन रेजिस्टेंट कंपोनेंट बनाने में, हाई टेम्परेचर कंपोनेंट बनाने में यूज किया जाता है। देन स्टील को हम लोग यूज करते हैं एयरक्राफ्ट एप्लीकेशंस के लिए, हॉट वर्क कास्टिंग डाइस के लिए, केमिकल प्रोसेसिंग मटेरियल्स के लिए, या न्यूक्लियर या पेट्रोकेमिकल के रिफाइनिंग पर्पसेस के लिए जो पार्ट्स यूज होते हैं, सर्जिकल पार्ट्स जो यूज होते हैं, प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग के पार्ट्स होते हैं, उनको प्रिपेयर करने के लिए। देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक सर्वे के अकॉर्डिंग पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा
इन हाउस यूज होने वाली टेक्नोलॉजी जो है वो है FDM. You can see here it has been rated at 67 points for its use in the in-house purposes, and it is very less considered for adding in the industrial purposes. Same अगर हम बात करें तो सेलेक्टिव SLS को बहुत ज्यादा एक्सटर्नल पर्पसेस के लिए यूज होता है, यानी कि इंडस्ट्रीज में SLA DLP दोनों केसेस में यूज होता है, इन हाउस एंड एक्सटर्नल ऑल्सो. देन आपका पॉलीजेट और बाइंडरजेट दोनों अप्रोक्सीमेटली सेम अमाउंट यूज होता है एक्सटर्नल पर्पसेस के लिए, और काफी कम यूज होता है इन हाउस एंड एक्सटर्नल पर्पसेस के लिए. आपका DLP एंड DMLS भी काफी ज्यादा एक्सटर्नल पर्पसेस के लिए यूज होता है. बट इन शॉर्ट अगर बात करें, बाकी सारी टेक्नोलॉजीज आपको एक्सटर्नल पर्पसेस के लिए काफी ज्यादा यूज होंगी, बट FDM दोनों केसेस में थोड़ा अच्छा रहता है, इन हाउस पर्पसेस के लिए भी और इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए भी. इंडस्ट्रियल पर्पसेस यानी कि इंजीनियरिंग डिजाइन वगैरह जो डिजाइनिंग डिपार्टमेंट्स होते हैं अलग अलग कंपनीज के, वो भी इसको यूज करते हैं इंडस्ट्रीज में. एंड FDM का मैंने बताया, पहले भी बताया आपको कि ये काफी अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में, नासा में, रिसर्च पर्पसेस में, कंपनीज में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, घरों में इसको इस्तेमाल किया जाता है. अब हम बात करते हैं कि कितने तरीके के डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं. ऐसे तो बहुत सारे हैं, बहुत ही सारे हैं, बट उनमें से कुछ बेस्ट होते हैं आपके लिए फ्यूजन 360, और अगर फ्री में यूज करना है तो टिंकरकैड. इसमें सॉलिड वर्क्स भी आता है, फिर आपका स्केचअप भी काफी यूज होने वाला सॉफ्टवेयर है. ये सारे बिगिनर्स और एडवांस लेवल के सॉफ्टवेयर है. फ्यूजन 360 थोड़ा सा एडवांस लेवल के सॉफ्टवेयर है, बट टिंकरकैड एंड एक और है फ्रीकैड, FREECAD. फ्रीकैड भी आप बहुत इजीली यूज कर सकते हैं, वो भी फ्री सॉफ्टवेयर है टिंकरकैड की तरह. देन 3D प्रिंटर या स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर. 3D प्रिंटर सॉफ्टवेयर कुछ कंपनीज अपना इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर भी बनाती है, बट पूरे वर्ल्ड में कुछ यूनिवर्सल लेवल पे एक्सेप्ट होने वाले सॉफ्टवेयर्स भी हैं, जैसे कि क्यूरा है, सिंप्लीफाई 3D है, ऑक्टोप्रिंट है. ये सारे यूनिवर्सल लेवल के स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर्स हैं. देन जितने भी बाकी सॉफ्टवेयर्स हैं, कुछ फ्री हैं, कुछ पेड वर्जन्स भी आते हैं इनके, और ये सारे सॉफ्टवेयर्स आपको कंपनी खुद भी देती है या आप ऑनलाइन से डाउनलोड भी कर सकते हैं. जो पेड होते हैं उनमें कंपनी का इन्वॉल्वमेंट होता है, वो कंपनी खुद भी आपको प्रिंटर के साथ देती है, अदरवाइज आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं. रेस्ट मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर्स आर फ्रीली अवेलेबल, और आप इजीली डाउनलोड करके उनको यूज कर सकते हैं. इनको यूज करने के लिए भी ज्यादा मतलब हेक्टिक टास्क नहीं है, काफी यूजर फ्रेंडली है. Now we will see the applications of 3D printings, that in what areas or in what industries this technology is being used widely, and what type of parts are being prepared in this industry through this technology. इंजीनियरिंग डिजाइन में जैसा कि मैंने बताया, काफी सारे इंडस्ट्रीज के डिजाइनिंग डिपार्टमेंट्स अपने अलग अलग पार्ट्स के मिनिएचर वर्जन्स बनाते हैं, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री के. ये सारी कंपनीज अपने डिजाइनिंग डिपार्टमेंट को बोलती हैं कि जब डिजाइन हो जाता है, पहले काफी हेक्टिक होता था प्रिपेयर करना एक एक प्रोटोटाइप अलग अलग डिजाइन के. आजकल बहुत इजी हो गया है 3D प्रिंटिंग के थ्रू. हम लोग भी जब हम लोग रिसर्च करते हैं किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर, जब उसका आइडिएशन कंप्लीट हो जाता है, जब हम लोग समझ जाते हैं कि ये ऐसा दिखना चाहिए, इस तरीके का स्ट्रेंथ होना चाहिए, ऐसा लुक होना चाहिए, उसके बाद उसको डिजाइन करते हैं. डिजाइन करने के बाद उसको 3D प्रिंट करके देख लेते हैं कि कैसा लुक आ रहा है, कैसा दिख रहा है, कैसा स्ट्रेंथ आ रहा है, मिनिएचर वर्जन बना करके. उसी का स्केल्ड वर्जन भी बनाते हैं हम लोग, बड़ा वर्जन बड़े प्रिंटर से. एंड
उस प्रिंटर से बनाने के बाद हम लोग उसको चेक करते हैं, उसका स्ट्रेंथ एंड ऑल, एंड देन उसको फाइनल प्रोडक्शन में हम लोग प्रोसीड करते हैं. सेम गोज विद दी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री. इनमें कई सारे कंज्यूमर टाइप के प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे मोबाइल के केसेस हो गए, रोबोटिक टॉयज हो गए, शूज के हील्स हो गए या सैंडल्स के हील्स हो गए, या कई सारे हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स भी बना सकते हैं आप लोग, टॉयज बना सकते हैं. ये कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के पार्ट्स हैं. देन इनको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में यूज किया जाता है बैच प्रोडक्शन के लिए या लो वॉल्यूम प्रोडक्शन के लिए भी, जहां पर कि फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग होता है. फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग मीन्स the industry or the company can prepare not only single kind of material but very different kind of material with a single machine. That means आज fish बना रहे हैं, कल ऑटोमोबाइल का पार्ट बना सकते हैं उस 3D प्रिंटर से, परसों अगर कुछ ऑर्डर आया तो हम लोग गियर्स बना सकते हैं, परसों कुछ और ऑर्डर आया तो हम लोग किसी टॉयज का पार्ट बना सकते हैं. ऐसे करके कई सारे 3D प्रिंटिंग की जो कंपनीज होती हैं, ये अलग अलग इंडस्ट्री, काफी फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग होती है, काफी डिफरेंट पार्ट्स, एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, जितने दिन में चाहे आप बैच मैन्युफैक्चरिंग या लो वॉल्यूम प्रोडक्शन कर सकते हैं. देन क्लासरूम की जहां तक बात करें, अलग अलग स्टूडेंट्स, आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स, सिविल के स्टूडेंट्स इसको यूज करते हैं मिनिएचर मॉडल्स बनाने के लिए, आर्किटेक्चरल डिजाइन्स बनाने के लिए. साइंस के स्टूडेंट्स, बायो के स्टूडेंट्स कई सारे बायोलॉजिकल पार्ट्स बनाने के लिए यूज करते हैं लैब में रखने के लिए, सो दैट कि लुक एंड फील देख लिया जाए, समझा जा सके उसको. आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट कई सारे म्यूजियम के पार्ट्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्रिएटिव और इनोवेटिव ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं. देन एरोस्पेस इंडस्ट्री में इसको इस्तेमाल किया जाता है ड्रोन्स का पार्ट्स बनाने के लिए, ड्रोन्स के विंग्स, उनके डिफरेंट पार्ट्स, टरबाइन के पार्ट्स, टरबाइन ब्लेड्स के पार्ट्स, देन डक्ट्स के पार्ट्स, जो ऑटोमोबाइल या एयरक्राफ्ट में यूज होने वाले जो फ्यूल पासेज के पाइप्स हैं, या जो उसके आई मीन टू से जो इंजन के पार्ट्स हैं, उसको बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. यहाँ जो आप पिक्चर देख रहे हैं, जो विंग्स एरोप्लेन है, ये पहली बार जनरल इलेक्ट्रिक ने और नासा ने मिलकर के पहला ड्रोन बनाया था 3D प्रिंटिंग के थ्रू. इसके बाद 3D प्रिंटिंग आर्किटेक्चरल में, मेडिसिन में भी इस्तेमाल किया जाता है. मेडिसिन में अलग अलग वेज में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. डेंटिस्ट SLA DLP और DMLS का इस्तेमाल करते हैं ज्यादा, और उसको प्रोस्थेसिस वगैरह बनाने के लिए, डेंटल स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए, सर्जिकल गाइड्स वगैरह बनाने के लिए, या डेंटल मॉडल्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं. जेली टाइप ऑफ टिश्यू स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए, अलग अलग ऑर्गन्स बनाने के लिए, उनमें टेस्टिंग या रिसर्च करने के लिए बनाते हैं. टिश्यू मॉडल्स बनाते हैं, मेडिकल डिवाइसेस या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं, इम्प्लांट्स बनाते हैं, हियरिंग एड्स बनाते हैं. अलग अलग टेक्नोलॉजीज इन अलग अलग पार्ट्स को डेवलप करने के लिए, बनाने के लिए यूज किया जाता है. देन एनाटॉमिकल मॉडल्स. एनाटॉमिकल मॉडल्स का मतलब है सर्जिकल प्लानिंग करना या सर्जिकल आइटम्स बनाना, उनका ट्रेनिंग एंड एडुकेशन देना मेडिकल कॉलेजेस में. ड्रग फॉर्मुलेशन. ड्रग फॉर्मुलेशन यानी कि ड्रग्स को 3D प्रिंटर के थ्रू प्रिपेयर करना. अब किसी दवाई में एक से ज्यादा डोज का इस्तेमाल है, जिस दवाई में 3 या 4 तरीके की मेडिसिनल डोजेस का जरूरत है, उसको हम लोग 3D प्रिंटिंग नोजल्स के थ्रू उन डोसेज को पोर कर सकते हैं और उन कैप्सूल्स को प्रिपेयर किया जा सकता है. देन वही 3D प्रिंटिंग ड्रग डिलीवरी में भी काम आता है. अलग अलग मेडिसिन को अलग अलग पैकेजिंग के थ्रू प्रिपेयर करके हम लोग सेंड कर सकते हैं. अलग अलग बायोमेडिकल पार्ट्स भी बना सकते हैं, जैसे कि प्रोस्थेसिस हो गया, हार्ट हो गया, कान का सिलिकॉन एरिया हो गया,
आई का लेंस हो गया, टूथ के इम्प्लांट्स हो गए। इस तरीके से मेडिसिन इंडस्ट्री में भी इसको काफी ज्यादा अच्छे स्केल पर इस्तेमाल किया जाता है। देन आता है हमारा मूवी या थिएटर इंडस्ट्री, जिसमें कि आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं ये सारे मास्क को, आयरन मैन में या स्टार वॉर्स में इन सारे मास्क वगैरह को, या अलग अलग डिफरेंट मटेरियल्स भी मूवी इंडस्ट्री में या फिल्म इंडस्ट्री में यूज किया जाता है 3D प्रिंट करके। देन सिविल या आर्किटेक्चर इंडस्ट्री में घरों को बनाने के लिए, बिल्डिंग्स की आर्किटेक्चरल डिजाइन्स को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया में आजकल अब 3D प्रिंटिंग के थ्रू हाउसेस भी बन रहे हैं,